हेलो एवरीवन, जैसा कि एमपी बोर्ड में कक्षा 12वीं का भौतिक शास्त्र यानी कि फिजिक्स का आपका 28 अगस्त को पेपर होने वाला है त्रैमासिक परीक्षा का, जिसके लिए एमपी बोर्ड ने जारी किए हैं प्रश्न बैंक, जिन्हें आप देख सकते हैं। और इसी प्रश्न बैंक से आपका पूरा पेपर आना है, ऐसा एमपी बोर्ड कह चुका है। ठीक है, तो इन्हीं 5 अध्यायों से आपके क्वेश्चन आने हैं। तो सिलेबस रहा आपका और ये रहा आपका ब्लूप्रिंट भाई, है ना। जैसा कि मैंने आपकी इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसी के आंसर बता दिए थे, जो एक वीडियो डाला हुआ उसको आप जाकर के देख लेना। इस वीडियो में हम आपके 2 अंक के 3 अंकीय व 4 अंकीय प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको बताएंगे, तो इन्हें रेडी करके ही एग्जाम में जाना है। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर के अध्याय से लेकर के आपके 5 अध्याय तक के सभी 2-3 अंक के प्रश्न आपको कंप्लीट करवाए जाएंगे इस वीडियो में। जैसे आपका फर्स्ट नंबर का अध्याय है यहाँ पे विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। जैसे मैंने देखो यहाँ पे दिखा दूं, मैंने सभी आंसर्स जो है आपके कंप्लीट करके रखे हैं क्वेश्चन बैंक के सॉल्यूशन के साथ। देखो, तो सबसे पहले अध्याय के हम 2 अंकीय क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, इस अध्याय के 2 अंकीय क्वेश्चन आपके दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है यहाँ पे, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत कूलोम का नियम लिखिए भाई। ठीक है, तो इसका आंसर आपके इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए, स्थिर वैद्युत के अंतर्गत यहाँ पे कूलोम का नियम दिया गया है कि कूलोम का नियम कहता है कि 2 बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला स्थिर वैद्युत बल उनके आवेशों के परिमाण की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कूलोम का नियम है, इसको कंप्लीट भाई कर लेना, 2 नंबर एग्जाम में दिलाने वाला है। ठीक है ना भाई। चलो अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाओं के 2 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। आंसर आपके सामने है भाई, जल्दी से इसको कंप्लीट कर लेना। विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण, किसी बिंदु पर खींची गई क्षेत्र रेखा की स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शाती है। ठीक है, सेकंड भी आपका दिया गया है। ये एक दूसरे को कभी काटती नहीं है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, विद्युत फ्लक्स को परिभाषित कीजिए और इसका सही मात्रक लिखिए। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं, तो ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। देख सकते हो, किसी क्षेत्र में स्थित काल्पनिक पृष्ठ के लंबवत दिशा से गुजरने वाली कुल विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है। इसका ऐसा ही मात्रक आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है ना। तो इसको बिल्कुल से याद रखना भाई। चलिए भाई अगला है आपका, आवेशों का क्वांटीकरण जो है भाई किसे कहा जाता है। तो आपके सामने इसका करेक्ट आंसर आपका सामने आ जाता है कि आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। किसी भी वस्तु पर आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो पूर्ण गुणज होता है उसको आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित। ठीक है, इसको तो हम देख ही चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट है आपका विद्युत फ्लक्स अंतर्गत गॉस का प्रमेय लिखिए भाई, है ना। तो मैं इसका आंसर आपको बताना चाहूंगा, ये रहेगा आप इसका आंसर। गॉस का प्रमेय कहता है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। ठीक है, ये आपका रहेगा यहाँ पे इसका गणितीय रूप, इसको आप याद कर लेना क्योंकि ये क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है ना भाई। चलिए अब आपके 3 अंकीय क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन है कि ये कूलम आवेश को परिभाषित कीजिए। परिभाषा के लिए आवेशों की मान मध्य आपने जितने बल की कल्पना की है उसे भार बल में रूपांतरित करके लिखिए। ठीक है, आपको स्मॉल जी का आप यूज कर सकते हैं, तो आपको मान दिया गया है। आपके आंसर आ जाते हैं 3 अंक यहाँ से। तो क्वेश्चन आपका सेम है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। आपको लिखना है कि ये कूलम आवेश की परिभाषा क्या होती है, सबसे पहले उसे परिभाषित कर देंगे, है ना। ये कूलम आवेश वह आवेश है जो निर्वात में अपने से 1 मीटर की दूरी पर रखे समान आवेश पर 9 × 10⁹ न्यूटन बल आरोपित करता है। ये युक्त न्यूटन बल आवेश होता है। ठीक है, अब इसको भार में देखो यहाँ पे क्या क्या है, उसे भार बल में रूपांतरित करके लिखिए। ठीक है, इस तरीके से आपको इसका सॉल्यूशन कर लेना है। अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि बाई अक्ष पर किसी अनंत एक समान रेखीय आवेश के निकाय की विद्युत क्षेत्र रेखाओं पर विचार कीजिए। इसका क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए हम इसका आंसर देखें, उससे पहले अगला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। यहाँ पे देखो मैं 3 अंक इससे एक ही क्वेश्चन आएगा, तो मैं 3 अंक केवल इसका आंसर बता रहा हूँ और इसका। ठीक है, बाकी अगर आपको ये 2 करना है तो कर सकते हो। कहा गया कि विद्युत फ्लक्स कैसे कहते हैं, इसका सही मात्रक लिखिए और क्वेश्चन आगे पूछा गया है बहुत सारा। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर आपका विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखी है और इसका मात्रक आपका बताया गया है और इसके बारे में क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट दिया गया है। ठीक है, तो 3 अंकीय में इन्हीं 2 के आंसर बता रहा हूँ, आपको फिलहाल कर लेना चाहिए जल्दी में। ठीक है, अब 4 अंकीय प्रश्न भाई। पहला प्रश्न है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन है कि गॉस का नियम लिखते हुए सिद्ध कीजिए कि किसी भी आकृति के किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε होता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है अक्षीय स्थिति में आपको बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या है व्यंजक प्राप्त करना है। तो ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपका डेरिवेशन, तो इसको कंप्लीट बाय कर लेना। एंड
यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे गॉस का प्रमेय लिखते हुए, है ना, आपको सिद्ध करना है कि किसी भी आकृति के अंदर बंद पृष्ठ गुजरने के लिए। ठीक है, ये रहेगा आपका क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ से इस आंसर आपका स्टार्ट हो जाता है, जो कि यहाँ पे आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ये रहेगा कंप्लीट आंसर। चलिए भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूछा गया है कि गॉस का प्रमेय लिखते हुए इसकी सहायता से कूलोम का नियम निगमित कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट, 4 नंबर में बिल्कुल से छपने वाला है एग्जाम में यार। देखो ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर, और इसको आप कंप्लीट यहाँ पे कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं अपने अध्याय नंबर 2 की ओर, और बाकी क्वेश्चन हैं तो आप इन्हें कर सकते हो अगर करना है तो। ठीक है, चलिए भाई, अब हम आपके अध्याय नंबर 2 के क्वेश्चंस की ओर आ जाते हैं, जो कि है आपका स्थिर विद्युत तथा विभव तथा धारिता। ठीक है, इसके 2 अंकीय क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, किसी चालक की विद्युत धारिता की परिभाषा एवं मात्रा लिखिए। ठीक है, तो इसका हम आंसर आपको दे देते हैं। ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर। किसी चालक की विद्युत धारिता वह राशि है जो दर्शाती है कि वह चालक कितने विद्युत आवेश को धारण कर सकता है। ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट दिया गया है, इसको बिल्कुल से याद रखना। ठीक है, ऐसा ही मात्रक होता है इसका फैराड, तो बिल्कुल से याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन था आपका समविभव पृष्ठ कैसे कहते हैं। ये रहेगा आपका समविभव पृष्ठ का आंसर, कंप्लीट कर लेना। अगला आपका समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटते नहीं या प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई, तो ये रहेगा आंसर। अगर प्रतिच्छेद करें तो उस बिंदु पर 2 अलग अलग विभव होगा, है ना, जो असंभव है ना, इसलिए वो कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। अगला है आपका विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा मात्रक लिखिए। ये रहेगा आपका आंसर। यहाँ पे इसकी परिभाषा दी गई है, आप अच्छी तरीके से इसका मात्रक यहाँ पे विद्युत द्विध्रुव का वोल्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये परिभाषा है, ये रहेगा, है ना। अगला आपका है परावैद्युत ध्रुवण किसे कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे मैंने इसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया है, बाकी आप लोगों की इच्छा है इसके लिए, है ना। वैसे इन 3 में से आपका फंस जाएगा आसानी से। अगला आपका विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे किसी चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य क्यों होता है। ठीक है, इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर इसका कंप्लीट दिया गया है। ठीक है, इसको कंप्लीट आप कर लेना। अगला है कि एक चिड़िया, ठीक है, इसका आंसर बता रहा हूँ, एक चिड़िया उस एक उच्च शक्ति के खुले बिजली के तार पर बैठी है और उसको कुछ नहीं होता, परंतु धरती पर खड़ा व्यक्ति इस तार को छू लेता है तो इसका झटका लगता है उसको। क्यों लगता है भाई, क्यों लगता है, देखो क्योंकि चिड़िया के दोनों पैर लगभग एक ही विभव पर होते हैं, परंतु विभवांतर नहीं बनता है ना, जिससे क्या होता है, विभवांतर नहीं बनता, अतः विद्युत धारा सही से नहीं गुजरती है। ठीक है, और जबकि धरती पर खड़ा व्यक्ति क्या है, उसके विभवांतर उसके सही में बन जाता है, जिसकी वजह से धारिता उसके झटका लगाती है, वही घटक, है ना। अगला क्वेश्चन आपका है परावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं। इसके लिए आपको परावैद्युत के व्यवहार का क्या अंतर होता है, इसको समझाना है। और अगला क्वेश्चन है विद्युत धारिता किसे कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो हम देख लेते हैं आपका विद्युत धारिता। ठीक है, सूखे बालों की कंघी का, हाँ यार सूखे बालों की कंघी का तो क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं पहले। तो ये दिया गया है आपका आंसर यहाँ पे, सूखे बालों की कंघी का आंसर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, देखो यहाँ पे, तो ये आपका कंप्लीट इसका आंसर रहेगा, इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपको करना है सिर्फ विद्युत धारिता वाला। ठीक है, तो इसको भी आप यहाँ पे रेडी कर सकते हो, ये रहेगा आपका आप यहाँ से आंसर, और इसको आप यहाँ तक कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, चलिए भाई, अगले 4 नंबरी प्रश्न यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो ये चारों प्रश्न यहाँ पे हैं, और मैं इस चैप्टर से केवल ये 4 प्रश्न आपके लिए प्रेफर कर रहा हूँ कि इनको कर ही लेना, चाहे कुछ भी हो जाए इनको कर लेना। इनके सॉल्यूशन यहाँ पे उपलब्ध नहीं है फिलहाल, तो आपको इन्हें कर लेना है। क्वेश्चन मैंने बता दिए, स्किप नहीं किए। ठीक है, चलिए अब आपके अगले नंबर के अध्याय की ओर बढ़ते हैं, जो कि है विद्युत धारा। इसके 2 अंकीय क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहा जाता है। तो आपके सामने आंसर रहेगा भाई, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। सेल के अंदर विद्युत धारा की जो प्रवाह में जो प्रतिरोध होता है उसे उसका आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है, इसको कंप्लीट कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका है ओम का नियम लिखिए। ओम का नियम आपके सामने है, बिल्कुल से इसको कंप्लीट कर लेना भाई। ठीक है, इसका गणितीय रूप भी वी/IR दिया गया है। इसके बाद व्हीटस्टोन सेतु कब संतुलित होता है। आपका आंसर यहाँ पर रहेगा व्हीटस्टोन सेतु जो है संतुलित होता है जब पुल पर धारा बहना बंद हो जाती है। इसका मतलब है कि पुल के 2 बिंदुओं का विभव समान है। ठीक है, इसको कंप्लीट अच्छी तरीके से कर लेना। अगला है प्रतिरोध ताप गुणांक किसे कहा जाता है। ये रहेगा आपका आंसर, प्रतिरोध ताप गुणांक वह संख्या है जो प्रतिरोध के ताप के साथ परिवर्तन को दर्शाती है। ठीक है जी, इसको कर लेना। अगला क्वेश्चन आपका है 2, 4 व 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं। इसका आपको कुल प्रतिरोध ज्ञात करना भाई। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल से आप इसके प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, ये आपका आ जाता है प्रतिरोध का सिंबल बनाते हो, इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आप लिख कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है यहाँ पे 1, 2 और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं, संयोजित करके तुल्य प्रतिरोध आपको इतना हो जाता है। इसका ओम है वो, है ना, इसका ओम कितना होना चाहिए। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर आपका यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक इसका यहाँ से यहाँ तक आंसर रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाता है आपका कि किरचॉफ के नियम से संबंधित क्वेश्चन है। देखो भाई, ये रहेगा किरचॉफ का संबंधी लूप संबंधी नियम लिखिए। तो ये रहेगा किरचॉफ का लूप संबंधी नियम, किसी बंद सर्किट में लूप के चारों ओर घूमते हुए
वोल्टेजों का समीकरण शून्य के बराबर होता है। तो ये आपका दिया गया है पूरा क्वेश्चन। अगला है कि किसी चालक का प्रतिरूप किन किन कारकों पर निर्भर करता है, इसको कर ही लेना, आने वाला क्वेश्चन है। ये रहेगा आपके सामने आंसर, यहाँ पे देख सकते हो। चालक की लंबाई, चालक का क्षेत्रफल, चालक की सामग्री, चालक के तापमान पर भी इसका जो प्रतिरोध निर्भर करता है। ठीक है, इसको कर लेना भाई। अब यहाँ से हमारे 3 अंक के प्रश्न आ जाते हैं इस चैप्टर के। तो पहला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनों का अपवाह किसे कहते हैं, है ना, वेग किसे, अपवाह वेग किसे कहते हैं। आपके सामने आंसर यहाँ पर रहेगा, देख सकते हो। इसका आंसर इस तरीके से आपको यहाँ पर लिखना है, 3 अंक के क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, किसी सेल का विद्युत वाहक बल, है ना, किसी सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। जब सेल परिपथ में नहीं जुड़ा होता है तब भी विद्युत वाहक बल जो होता है आपका अस्तित्व में होता है। ठीक है, तो इसको आपको समझाना है। ये रहेगा आपका इसका करेक्ट आंसर, 3 अंक के रूप में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है भाई, इसको कर लेना अच्छी तरीके से। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता किसे कहा जाता है, किन कारकों पर निर्भर करती है। चलिए भाई, तो ये रहेगा, तो प्रतिरोधकता वह भौतिक गुण है जो चालक के अंदर विद्युत धारा के प्रवाह का प्रतिरोध करता है, जिसको कंप्लीट कर लेना। इसके बाद यह जो है किन किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यह चालक की सामग्री, तापमान और संरचना पर निर्भर करती है। ठीक है, इसको आप, अरे भाई कहाँ पर पहुंच गए हम, कहाँ पे चले गए, ये रहेगा, ये रहेगा ये। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट अपना कर लेना। ठीक है, ये आ गया, है ना। इसके बाद हमारे 4 अंकीय प्रकार के प्रश्न इस चैप्टर से आ जाते हैं, जो कि हमारे अगले पेज पर है। देखो, इनको आप करना चाहो तो कर सकते हो, वैसे ये इंपॉर्टेंट है, इसमें ओम का नियम लिखिए और किसी चालक का, है ना, ये वाला कर लेना। ठीक है, अब इसके 4 अंकीय प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, अपवाह वेग, है ना, अपवाह वेग, अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध स्थापित कीजिए। तो बिल्कुल से इसका आंसर करके ही जाना। देखो, ये रहेगा आपके सामने इसका आंसर करेक्ट, और इसको कंप्लीट करके जाना, क्योंकि ये 4 नंबर में आपका आने वाला प्रश्न है, बिल्कुल 100% गारंटी इसके आने की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, मुक्त इलेक्ट्रॉन के अपवाह वेग के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। आपके सामने आंसर रहेगा, ये रहेगा आपका आंसर, यहाँ पे देख सकते हो इसको। तो यहाँ तक इसको कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं आंसर जो बता रहा हूँ आपको थोड़े शॉर्ट में है, इसलिए आपको क्या करना है, बुक से या गाइड वगैरह हो आपके पास, तो इनके आंसर आपको वहां से इसके कंप्लीट करना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी चालक में धारा प्रवाहित करने में व्यय विद्युत ऊर्जा विद्युत शक्ति के लिए व्यंजक निगमित आपको करना है। तो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आ जाता है, ये रहेगा इसका आंसर, देख सकते हो यहाँ पे। तो इस तरीके से इसका आंसर आपको यहाँ तक कंप्लीट करना है। देखो यहाँ पे आंसर शॉर्ट में आप लोगों को अच्छी तरीके से आंसर पूरे कंप्लीट करना है, मैं यहाँ पे थोड़ा आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्न आपका है, व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत समझाइए। ठीक है, इसको बहुत अच्छी तरीके से आपको कर लेना है, और किरचॉफ के नियमों के अंतर्गत आपको इसको इसके संतुलन की शर्तें लिखनी है। ठीक है, ये रहेगी आपके यहाँ पे, इस तरीके से आप इसको सिद्धांत को समझा सकते हो, और यहाँ पे आपको सेतु का सिद्धांत भी बताया गया है। इसके बाद आपकी इसकी शर्तें भी बताई गई हैं। ठीक है, किरचॉफ के नियम के अंतर्गत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर। यहाँ तक 4-5 शर्तें इसकी बताई गई हैं, और इसका यहाँ पे गणितीय रूप करके कंप्लीट कर दिया गया है। ठीक है, इसका उपयोग भी एक यहाँ पे बताया गया है, क्योंकि इसमें यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, तो ये रहेगा आपके सामने इसका कंप्लीट आंसर। और इसके बाद हम आपके 4 नंबर के अध्याय में आ चुके हैं, गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व। तो इससे हम यहाँ पे 2 अंकीय क्वेश्चन देखेंगे। पहला प्रश्न है इसमें, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहेगा। तो ये रहेगा बायो सेवर्ट का नियम आपका, किसी धारावाही चालक के एक सूक्ष्म खंड से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह सीधे अनुपाती होता है। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना, ये कंप्लीट आंसर आपका इसका हो जाएगा। इसके बाद आपका सेकंड क्वेश्चन है, एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। एम्पियर का नियम आपको लिखना है। तो इसके बाद एम्पियर का नियम आपका ये आ जाता है यहाँ पर, किसी बंद परिपथ के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र का चक्रवात उस परिपथ से गुजरने वाली कुल धारा के समानुपाती होता है। यही इसका आंसर आपको कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद है आपका, संट किसे कहते हैं। इस चैप्टर से आपको 2 अंक की ये करना चाहिए, तो संट का आंसर आपका दिया गया है, तो बिल्कुल इसको कर लीजिएगा। ठीक है, यही 3 क्वेश्चन बता रहा हूँ, बाकी ये जो करना चाहो तो कर सकते हो। इसके बाद 3 अंक के क्वेश्चन आपके आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र के बायो सेवर्ट नियम और स्तर विद्युत के कूलॉम नियम की समानताएं व असमानताएं आपको समझानी है। ये क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है यहाँ से। समानताएं सबसे पहले दी गई हैं, तो दोनों नियम व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, है ना। इसके बाद दोनों नियम क्षेत्र या बल संचरण दीर्घपरास होता है। ठीक है, इसके बाद असमानताएं आपकी दी गई हैं, तो दोनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना, समानताएं व असमानताएं। ठीक है, ये रहेंगी असमानताएं आपकी, और ये रहेंगी समानताएं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला प्रश्न आ जाता है, लॉरेंज बल किसे कहा जाता है। ठीक है, और यह कब कब शून्य होता है स्पष्ट कीजिए। तो लॉरेंज बल का आंसर आपका यहाँ पे दिया गया है कि लॉरेंज बल वह बल होता है जो किसी कण पर तब लगता है जब वह किसी विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में एक साथ गति कर रहा होता है। इसे इस तरीके से व्यक्त करते हैं। और यह कब शून्य होता है, तो ये यहाँ पे इसकी कुछ कहें कि बताई गई हैं, है ना। जब ये शून्य होता है, जब आवेश q बराबर 0 हो तब ये शून्य होता है ना स्थितियाँ। जब कण की वेग जो होता है आपका 0 होता है तो ये शून्य होता है। ठीक है, इसके बाद 2 और स्थितियाँ इसकी बताई गई हैं। ठीक है, इसके बाद आपके 4 अंकीय प्रश्न यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं। बाकी आप इन्हें करना चाहो तो कर सकते हो इन क्वेश्चन को कंप्लीट। 4 अंकीय क्वेश्चन आपके दिए गए हैं, जिसमें आपका पहला क्वेश्चन है, धारा मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ कि ये रहेगा आपका आंसर इसका,
धारावाही की सुग्राहिता है ना। तो इस तरीके से आप इसको कंप्लीट यहाँ पे कर सकते हो। ये रहेगा आपका यहाँ तक इसका आंसर, ठीक है। इसको बढ़ाने के तरीके भी साथ में आपको दिए गए हैं, एडन के 3-4 तरीके यहाँ पे आपके दिए गए हैं, 3 ही है ना। और इसका पूरा सूत्र परिभाषा आपके व्यंजक समझाया गया। व्यंजक आप अच्छी तरीके से अपना डिटेल में कर लीजिएगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, किसी धारावाही है ना, किसी धारावाही वृत्तीय कुंडली की अक्ष पर किसी विद्युत क्षेत्र की बिंदु की है ना। तो ये रहेगा इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र पर बल के सूत्र को स्थापित कीजिए, ठीक है। इसका आंसर आपका सामने यहाँ पे दिया गया है, ये रहेगा इसका। इसमें आप बताएंगे जो भी इसका सूत्र होता है उसको लिखेंगे, फिर उसमें जो जो बताया गया है उसको लिख देंगे कि तार की लंबाई है L, I है प्रवाहित धारा हमारी है ना। इसके बाद अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन शायद है इस चैप्टर से, परिनालिका किसे कहते हैं। तो ये रहेगा आपका परिनालिका वाला आंसर। तो कंप्लीट आंसर आपके सामने है, इसकी परिभाषा लिखेंगे सबसे पहले, फिर इसके जो तीव्रता के बारे में यहाँ पे समझाया गया, जो पूछा गया एग्जाम में, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक लिखिए। तो इसको ज्ञात करेंगे और इसे कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका यहाँ पे 5वें नंबर का अध्याय और लास्ट चैप्टर आपका आ जाता है, जो कि है अगला और आखिरी अध्याय, ठीक है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। और यहाँ से आपके केवल 2 अंकीय प्रश्न आने वाले हैं। तो इतने प्रश्न इसमें दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका, क्या होगा यदि एक दंड चुंबक को इस लंबाई के 2 भाग कर दिए जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर इस तरीके से आपको एग्जाम में लिख देना है, ठीक है। ये रहेगा इसका आंसर। तो ये कंप्लीट आंसर है। इसके बाद आपका अनुचुंबकीय पदार्थ किसे कहते हैं। तो अनुचुंबकीय पदार्थ को आप यहाँ से कर सकते हो, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। और इसका उदाहरण भी आपको दिया गया है यहाँ पे, मैग्नीशियम, प्लेटिनम, एल्यूमिनियम वगैरह है ना। इसके बाद है आपका प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय है ना। तो प्रतिचुंबकीय पदार्थ की परिभाषा उदाहरण सहित दी गई है और लोह चुंबकीय पदार्थ की उदाहरण सहित परिभाषा दी गई है। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण लिखिए। तो ये रहेंगे आपके चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के कोई 2 गुण, यहाँ पे आप इनको याद कर लीजिएगा। इसके बाद है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और विद्युत क्षेत्र रेखाओं में कोई 2 मूलभूत अंतर लिखिए। तो यहाँ पे आप 2 अंतर याद कर सकते हैं, ये रहेगा आपका कंप्लीट आंसर, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे चुंबकत्व संबंधी गॉस का नियम लिखिए। तो ये रहेगा आपका गॉस का नियम, चुंबकत्व से संबंधित है जो, इसको कंप्लीट अच्छे तरीके से कर लीजिएगा। इसके बाद आपका आ जाता है यहाँ पे, किसी पदार्थ के चुंबकन को परिभाषित कीजिए। इसका मात्रक भी आपको लिखना है। तो ये आपके सामने इसका आंसर आ जाता है, इसका मात्रक एम्पियर यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय तीव्रता को परिभाषित कीजिए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है, चुंबकीय तीव्रता की परिभाषा, इसका ऐसा ही मात्रक भी साथ में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्थायी चुंबक बनाने के लिए पदार्थों में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन के आंसर कंप्लीट होने चाहिए, है ना। ये हो चुके हैं आपके यहाँ तक आंसर के कंप्लीट सारे के सारे, और इनको कंप्लीट करके जाओ, आपके एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन आएंगे। एंड ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो कंप्लीट हो चुके हैं प्रश्न बैंक के, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी पूरी प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी जो क्वेश्चन के आंसर मैंने नहीं बताया उनको आप अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो इनको कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।